अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज इंटरव्यू नंबर 30 करेंगे जिसमें हम इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कौन से हैं जी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरापिट वॉल एंड ड्रिप कोर्स? पैरापिट वॉल क्या है, ड्रिप कोर्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्लोरिंग नेसेसरी इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में हम जो फ्लोर है वो क्यों प्रोवाइड करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ द फ्लोरिंग इज कॉमनली यूज्ड नोअडेज एंड व्हाई। इन दिनों हम कौन सा फ्लोर जो है वो मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, किस टाइप का फ्लोर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई डू क्रैक अपीयर इन द बिल्डिंग? किसी भी बिल्डिंग में क्रैक्स क्यों अपीयर होते हैं और इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? The next question है जी, how can cracks in building can be effectively controlled? हम इन क्रैक्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, what does plaster start to peel off? मतलब प्लस्टर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजह है? ये क्यों शुरू हो जाता है और इसकी वजह क्या हो सकती है? ठीक है, इसकी क्या रीजंस हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डीपीसी? डैम्प प्रूफ फोर्स क्या है और इसके क्या पर्पस हैं? ये क्यों होती है, कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द लिंटल? लिंटल क्या है और इसका क्या पर्पस है बिल्डिंग में? आज हम इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जी चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, डिफरेंस बिटवीन द पैरापिट वॉल एंड ड्रिप कोर्स। देखिए तमाम क्वेश्चन जो हमने ऊपर डिस्कस किया है बड़े इजी क्वेश्चन है। देखते हैं जी आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द पैरापिट वॉल एंड ड्रिप कोर्स। देखिए जितने क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ये बड़े इजी क्वेश्चन हैं। हम इंशाल्लाह वन बाय वन सबको आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है पैरापिट वॉल क्या है और ड्रिप कोर्स क्या है? बड़ा सिंपल है जी। पैरापिट वॉल किसे कहते हैं? रूफ हमारा है, रूफ के एज पे मतलब छत के एंड पे हम एक दीवार बना देते हैं। और हम ये क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये देखें। हम अगर इसको पिक्चर में देखें तो ये हमारा रूफ है, रूफ के ऊपर हमने ये एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी है। ठीक है, इस वॉल को हम कहते हैं पैरापिट वॉल। और ये जस्ट रूफ की मतलब रूफ स्लैब के ऊपर नहीं बल्कि इवन ब्रिज के जो है वो भी हम एंड पे जो है ब्रिज स्लैब के एज के ऊपर हम ये वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। इसको हम पैरापिट वॉल बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं कि ये ईंटों की बनी हो, ये ब्रिक की हो सकती है, कंक्रीट की हो सकती है, कोई रेलिंग हो सकती है। ठीक है, तो इन सबको हम पैरापिट ही बोलेंगे। अच्छा जी, अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस एक तो ये है कि जो है इधर गिरने से बचाता है। दूसरा ये है कि ये फ्रंट लोकेशन जो हमारी फ्रंट साइड है उसमें उसकी एस्थेटिक ब्यूटी को इनहांस करने के लिए हम पैरापिट वॉल यूज कर सकते हैं। और जी सबसे इसका जो मेन फंक्शन है और वो सेफ्टी ही प्रोवाइड करना होता है। ड्रिप कोर्स, ये ड्रिप कोर्स क्या है जी? ये देखें एक कोर्स है। कोर्स है वैसे हमें नाम से जाहिर है कि मतलब जैसे हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें कोर्स लगाते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स लगाते हैं। अगर इंग्लिश वर्ड की बात करते हैं तो ड्रिप कोर्स का मतलब है कि एक ऐसा कोर्स है जो ड्रिप का मतलब है कि मतलब वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, और चूंकि वाटर जो है रेन वाटर जो है वो डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि वॉल्स के साथ अगर हिट करेगा, वॉल के साथ लगेगा तो चूंकि उसकी वजह से मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा जिसकी वजह से डैम्पनेस का काज बनेगी। अब ये जो ड्रिप कोर्स है, एक्चुअली ड्रिप कोर्स एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम पानी को जो है ना डाइवर्ट कर देते हैं, उसका रास्ता बदल देते हैं कि वो वॉल को हिट ना करे, वॉल के साथ ना लगे, या जो है वो हमारी जो है वो जो हमारी छत है। फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन जो है ना रूफ है। ठीक है, रूफ के साथ ये हमारा जो है वो वॉल है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, बाज दफ़ा हमने जो ऊपर वाली पोर्शन होता है बिल्कुल उसमें थोड़ा सा शेड आगे निकाल देते हैं और इस किस्म का करके ना हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ जी। अच्छा जी, बाज दफ़ा हमने ऐसे जो है वो ऊपर जो है डिज़ाइन बनाया होता है और बाज दफ़ा हम जो है वो जस्ट ऐसे एक डिज़ाइन बना देते हैं छत के ऊपर ना। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है? नीचे ये वाल है, इसका पर्पस क्या होता है? जो रेन वाटर है इधर से हिट करेगा और ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बाज दफ़ा पानी इधर से गिरता नहीं है, फिर ऐसे पानी अंदर आके वॉल की तरफ जो है ना हिट करने की कोशिश करता है। तो इस सूरत में क्या करते हैं कि इसके नीचे इस जगह पे
इस जगह पे हम एक ग्रूव बना देते हैं। या अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ तो ऊपर में हमने क्या किया जी, इसमें हम इस जगह पे एक ग्रूव बना देंगे, यानी कि ऐसे अंदर की तरफ जो है ना इस तरह करके ना अंदर की तरफ एक ग्रूव बन जाएगी। ठीक है, तो पानी अगर ये स्लैब है तो पानी ऐसे जब नीचे गिरेगा तो अंदर जाने की जब कोशिश करेगा तो इस जो ग्रूव बनी हुई है, ग्रूव से आगे पानी नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अगर इधर वॉल है तो वॉल तक पानी नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस टेक्निक को या इस कोर्स को हम बोलते हैं ड्रिप कोर्स। ठीक है, अब इस पिक्चर में आप देखें, ये पिक्चर है जी, ये हमारे पास जो है वो रूफ था और इस रूफ के ऊपर ये पानी जो है वो नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है कि इस पानी ने वापस इस तरफ भी आने की कोशिश करता है। अब इस तरफ जब आने की कोशिश करेगा तो हमने ये ग्रूव बना दी, इस ग्रूव की वजह से पानी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जी ड्रिप कोर्स। और बाज़ दफ़ा हम इस तरह करते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे छत के ऊपर मैंने आपको बताया है कि ये इसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शन बना दी जाती है। इस प्रोजेक्शन को भी ये भी हमारा ड्रिप कोर्स में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। पैरापेट वॉल, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि ये सेफ्टी के लिए या बाउंड्री ऑन जो है वो रूफ के ऊपर, रूफ की बाउंड्री के तौर पे या सेफ्टी के तौर पे हम जो वॉल बनाते हैं उसको हम पैरापेट वॉल बोलते हैं। और ड्रिप कोर्स इन इजी वर्डिंग हम ये कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वॉल फ्रॉम रेन वाटर, के मतलब हमने वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है रेन वाटर से। ठीक है, तो इसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं इसको हम ड्रिप कोर्स बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है था जी पर्पस ऑफ द फ्लोरिंग। हम बिल्डिंग में जो फ्लोर बनाते हैं उसका क्या पर्पस होता है। देखें आप अभी जो है वो कुछ आपने जो है ना वो ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया, कुछ भी अपने माइंड में स्ट्रक्चर ले लें, उस स्ट्रक्चर के ऊपर हम जो है ना ये फ्लोर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इमेजिन कर लें कि आप फ्लोर के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, अब ये फ्लोर हमने बनाया क्यों, पर्पस ऑफ फ्लोरिंग सबसे पहले तो ये है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, तो क्या जी प्रोवाइड लेवल, लेवल प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। अब जिस फ्लोर के ऊपर आप खड़े हैं डेफिनेटली वो बिल्कुल स्मूथ है, उसके ऊपर टाइल्स वगैरह भी लगी हुई हो सकती हैं। ठीक है, तो उस टाइल्स की वजह से क्या या ऊपर डिफरेंट किस्म के वो जो है ना डिज़ाइन बने होंगे, कहीं जो है वो चिप्स हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको जो है वो एस्थेटिक जो है वो एक अपीयरेंस जो है ना उसकी अच्छी जो है हमें इनहांस कर रहा है। ठीक है, अपीयरेंस क्या करेगा, इनहांस करेगा। अच्छा जी, दूसरा पर्पस ये होगा। तीसरा ये है कि फ्लोर जब हमने बनाया, ये फ्लोर हमने बनाया तो फ्लोर हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऊपर लगने वाले लोड को आसानी के साथ बियर करे और वो नीचे ट्रांसफर करें। मतलब अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं तो वो फ्लोर के ऊपर पूरी पूरी मशीन लगी होती है। ठीक है, वाइब्रेशन अगर मशीन करती है तो वो वाइब्रेशन कौन ऑब्जर्व करता है, वो फ्लोर ऑब्जर्व करेगा और उसको ट्रांसफर करेगा नीचे सॉइल में। ठीक है, इसके अलावा हम फ्लोर क्यों प्रोवाइड करते हैं, फ्लोर हमारी पूरे स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को इनहांस करता है। इसके अलावा ये फ्लोर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये नीचे से आने वाले मॉइस्चर को बिल्डिंग में इंटर होने से बचाता है। इसके अलावा हम फ्लोर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस आसानी से कर पाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लोरिंग एंड व्हाई। आम तौर पर हम किस किस्म के फ्लोर को ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसी को क्यों यूज़ करते हैं। देखें, फ्लोर की टाइप के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्लोर है, किस टाइप का फ्लोर जो जिसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे और वो इकोनॉमिकल होगा। तो ऐसी एक ही टाइप है जो है कंक्रीट फ्लोर। क्यों जी, कंक्रीट फ्लोर जो है वो मोर ड्यूरेबल होगा और ये इकोनॉमिकली होगा, लो कास्ट होगा, लो मेंटेनेंस इस पे होगी और वर्सेटाइल होगा। वर्सेटाइल मतलब आप कह लें कि हर फन मोला, मतलब इसके फायदे बहुत ज्यादा होंगे। एंड मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल, और इसका जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हम कंक्रीट फ्लोर को ही मैक्सिमम यूज करेंगे। हाँ, कंक्रीट फ्लोर के ऊपर इसकी एस्थेटिक को जो है वो इनहांस करने के लिए इसके ऊपर सिरामिक की टाइल्स यूज कर ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कॉजेज ऑफ क्रैक्स इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में कौन कौन किस्म के क्रैक्स हो सकते हैं और उनकी काज कौन क्या हो सकती है। तो जी अगर हम क्रैक्स की बात करते हैं तो बिल्डिंग में कौन कौन किस्म के क्रैक्स हो सकते हैं और उसकी कौन सी वजह हो सकती हैं। ठीक है, तो क्रैक्स की बात करें ना तो हमने
जो है ना, अब हमारा जो बताने का अंदाज़ा ऐसा होना चाहिए, हमने बिल्कुल जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के हमने फाउंडेशन से स्टार्ट होना है, ठीक है। ये हमारी फाउंडेशन है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है। सर, क्रैक्स आने की पहली वजह ये है कि जो हमारा अंडरग्राउंड सॉइल है, ये नीचे जो सॉइल है, सॉइल की कंडीशन ऐसी हो, या वीक सॉइल हो, या एक्सपेंसिव सॉइल हो। एक्सपेंसिव सॉइल होती है जो वॉल्यूम इंक्रीज करती है, तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने वाली सॉइल जो है वो सूटेबल नहीं होती, ठीक है। मतलब सबसे पहले कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सॉइल इन्वेस्टिगेशन में अगर सॉइल हमारी वीक है, क्रैक्स की वजह कौन कौन सी हैं, वजूहत कौन सी हैं? सर, पहली वजह है वीक सॉइल। वीक सॉइल होने की वजह से क्रैक्स आते हैं। दूसरी वजह है बेरिंग कैपेसिटी। अब बेरिंग कैपेसिटी वीक होगी तो क्रैक्स आएंगे। अब जो है हमारा अंडरग्राउंड, हमने दो काज बता दी। अब हमने बात करनी है फाउंडेशन की। फाउंडेशन में हमने कहना है कि सर अगर फाउंडेशन में ना तीन चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने कहना है सर फॉल्टी डिजाइन की वजह से, फिर फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से, फिर फॉल्टी मटेरियल की वजह से। तीन पॉइंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिजाइन की, तो सर ये फाउंडेशन का जो डिजाइन है यही फॉल्टी डिजाइन है। मतलब एज पर डिजाइन उसमें स्टील हमने यूज नहीं किया, उसकी वजह से क्रैक्स आ सकते हैं। अगर सर इसके ऊपर जो लोड लगना है, ये फॉर एग्जांपल कॉलम है, तो कॉलम जो है वो पंच कर जाएगा अगर हमारा डिजाइन सही नहीं होगा तो, ठीक है। तो हमारा डिजाइन की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं। अब डिजाइन के अलावा अगर हम फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हमने चले जाना है। कंस्ट्रक्शन जब हो रही होगी तो कंस्ट्रक्शन में क्या चीज होती है जी? सबसे पहले हमने कहना है सर पुअर वर्कमैनशिप की वजह से। अब पुअर वर्कमैनशिप में सारी चीजें आ सकती हैं। आप कह सकते हैं कि सर सीमेंट इंग्रेडिएंट्स के मिक्स सही ना होने की वजह से फ्यूचर में जो है वो क्रैक्स आएंगे। उसके अलावा आप कहेंगे सर पानी जो है वो हमने ऐड किया और उसकी जो है वो जो है वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से अगर हमने मिक्स नहीं किया, उसकी वजह से आएंगे। मिक्सिंग सही नहीं की, क्रैक्स आएंगे। हमने फिर मतलब उसको कंक्रीट को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करते वक्त अगर हमने उसको जो है वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर इस्तेमाल ना किया, तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी और क्रैक्स आएंगे। इसके अलावा हमने मौके के ऊपर उसको पोर और पोर करने के बाद उसकी कंपैक्शन अगर हम सही नहीं करेंगे, तो कंपैक्शन सही ना करने की वजह से भी उसमें वाइड्स रह जाएंगे और कल को क्रैक्स आएंगे। अब कंस्ट्रक्शन हो गई, मतलब हमने कंक्रीट डाल दी। कंक्रीट डालने के बाद उसकी क्यूरिंग करनी होती है। अगर हम उसकी क्यूरिंग नहीं सही करेंगे तो कल को क्रैक्स आएंगे। अब क्यूरिंग के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर उसमें इन्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है। मतलब अब कंस्ट्रक्शन हो गई, हमारा कंस्ट्रक्शन फॉल्ट हो गए। सबसे पहले हमने कौन से फॉल्ट डिस्कस किए? फॉल्टी डिजाइन, फिर हमने कंस्ट्रक्शन डिजाइन। अब कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम उसको मटेरियल डिजाइन भी आना, और मटेरियल फॉल्टी मटेरियल की वजह से भी क्रैक्स आ सकते हैं। अब फॉल्टी मटेरियल की बात करेंगे तो सर हम कहेंगे कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है जी? हमारा सीमेंट यूज होता है, नंबर 1 सीमेंट, फिर सैंड, फिर एग्रीगेट और फिर वाटर, और एडमिक्सचर्स भी यूज हो सकते हैं। सर लो क्वालिटी सीमेंट अगर यूज करेंगे तो क्रैक्स आएंगे। सैंड हमारी लो क्वालिटी सैंड होगी, लो क्वालिटी एडमिक्सचर्स होंगे तो सैंड आएंगे, मतलब क्रैक्स आएंगे। और सैंड की अगर हम बात करें तो सैंड में अगर मतलब डस्ट वगैरह जो है वो है, तो डस्ट ज्यादा होने की वजह से सैंड क्वालिटी में जब हम कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर वो क्रैक्स आएंगे। इसके अलावा एडमिक्सचर्स की बात करते हैं तो एडमिक्सचर अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी एडमिक्सचर्स की वजह से भी क्रैक्स आएंगे। इसके अलावा एक इंग्रेडिएंट आखिरी हमारा बच जाता है जी, पानी। तो पानी जो है अगर पानी भी साफ नहीं है, ठीक है, गंदा पानी यूज करेंगे तब भी क्रैक्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कहेंगे जी? अब बात करते हैं उस स्ट्रक्चर ने जो टेम्परेचर बर्दाश्त करना है। सर ज्यादा टेम्परेचर की वजह से श्रिंकेज या वो अपना थर्मल क्रैक्स आएंगे, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर की वजह से थर्मल क्रैक्स आएंगे। और अर्ली स्टेज पे जब कंक्रीट हम जो है ना वो ताजी ताजी डालते हैं, तो उसके बाद अर्ली स्टेज पे टेम्परेचर की वजह से या वो सकड़ाऊ की वजह से हमारे जो है वो श्रिंकेज क्रैक्स आएंगे। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी ठंडे एरिया में, तो ठंडे एरिया में टेम्परेचर चूंकि ठंडा होता है, ठंडा टेम्परेचर होने की वजह से बर्फ जो है वो जम जाती है और बाद में मेल्ट होती है। जमने की वजह से फ्रीजिंग एंड थाइंग इफेक्ट की वजह से क्रैक्स आएंगे। इसके अलावा जो है वो हम जो है ना मेन कॉज बताते हैं
सबसे पहले बता देते हैं सर क्रैक्स ओवरलोडिंग की वजह से आते हैं, तो ये तो बड़ी बात की बात है ना, ठीक है। तो ओवरलोडिंग की वजह से क्रैक्स आएंगे, फिर एक्सटर्नल फोर्सेस, इसमें अर्थक्वेक आ सकता है, फिर इसमें आपका विंड प्रेशर आ सकता है, फिर जो है अगर कोई नीचे आपका स्ट्रक्चर है उसमें रूट्स हैं तो उस रूट्स की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉज हैं कंक्रीट में या किसी भी स्ट्रक्चर में क्रैक्स आने के। तो जी मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ आपको काजेज ऑफ क्रैक्स इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्रैक्स की वजह सबसे पहले फॉल्टी स्ट्रक्चर डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन जो है वो हमने जो है वो एज पर डिज़ाइन स्टील नहीं यूज़ किया, वाटर सीमेंट नहीं यूज़ की, कोई भी डिज़ाइन के मुताबिक अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्रैक्स आएंगे। इनएडुकेट लोड बेरिंग कैपेसिटी अगर सही नहीं होगी, पुअर रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग होगी, इन प्रॉपर जॉइंट होंगे। दूसरा है जी फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। अब फॉल्टी कंस्ट्रक्शन में पुअर वर्कमैनशिप हो सकती है, इसके अलावा जी इनएडुकेट कंपैक्शन अच्छी ना होगी, क्यूरिंग अच्छी नहीं होगी, तो हमारे जो है वो जो है क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है जी फॉल्टी मटेरियल। मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि सीमेंट हमारा लो क्वालिटी सीमेंट होगा, सैंड भी लो क्वालिटी होगा, एग्रीगेट भी लो क्वालिटी होंगे, तो हमारे जो है वो क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडमिक्सचर की बात करें तो एक्सपायर्ड एडमिक्सचर यूज़ करेंगे क्रैक्स आएंगे, और एंड में अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करेंगे तो क्रैक्स आएंगे। अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन इश्यूज़, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि फाउंडेशन के नीचे ज़मीन की अगर बात करें, सॉइल की बात करें, तो अनइवन सेटलमेंट की वजह से क्रैक्स आएंगे, वीक सॉइल की वजह से क्रैक्स आएंगे, इनप्रॉपर फुटिंग डिज़ाइन की वजह से क्रैक्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है जी, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं। इसके अलावा जी कंट्रक्शन की वजह से क्रैक्स आएंगे, मॉइस्चर वेरिएशन की वजह से क्रैक्स आएंगे, और फ्रीजिंग एंड थाइंग सर्कल की वजह से क्रैक्स आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे फ्रीजिंग एंड थाइंग एक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है श्रिंकेज। श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स आते हैं, और इसके अलावा जी ओवरलोडिंग, ये तो आप सबसे पहले बताते हैं ना सर, क्रैक्स बिल्डिंग में ओवरलोड की वजह से आते हैं, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद है एक्सटर्नल फैक्टर, तो इन सब को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेथड टू कंट्रोल द क्रैक। अगला इंटरव्यूअर कहता है ये तो आपने बता दिया कि ये सारे क्रैक इन वजूहात की वजह से आते हैं, अब ये बताएं कि आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसान, जिस तरह क्रैक्स आ सकते हैं उसी तरह हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। सर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन से नीचे नीचे, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन से नीचे नीचे सॉइल थी, तो नीचे जितनी भी सॉइल थी उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी अच्छी करके, अब उसको जो है बेरिंग कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो है वो लोड बियर करेगी। और इसके अलावा ये तो हो गया ज़मीन के नीचे, इसके अलावा जब हमने ज़मीन ऊपर फिर फाउंडेशन बनानी है, तो फाउंडेशन जो है ना वो प्रॉपर डिज़ाइन फाउंडेशन का करेंगे, ठीक है। फाल्टी डिज़ाइन की वजह से क्रैक्स आते हैं, ठीक है। तो आपने फाउंडेशन को जो है वो प्रॉपर डिज़ाइन करना है तो क्रैक्स नहीं आएंगे, क्रैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्योंकि पुअर कंस्ट्रक्शन या फाल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे क्रैक्स आए थे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को आप मेंटेन कर दें। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को आप कैसे मेंटेन करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो को इंश्योर करेंगे, फिर आप मिक्सिंग को इंश्योर करेंगे, फिर आप कंपैक्शन को इंश्योर करेंगे, फिर आप प्लेसिंग को इंश्योर करेंगे, फिर आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर कंक्रीट को यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है जी फॉल्टी मटेरियल की वजह से क्रैक्स आते थे, और मटेरियल की क्वालिटी को इम्प्रूव करके हम क्रैक्स को जो है वो क्रैक से बचा जा सकता है। और क्वालिटी इंप्रूव करने से क्या मुराद है, सीमेंट की हाई क्वालिटी यूज़ करेंगे, सैंड जो है वो साफ़ सुथरी सैंड यूज़ करेंगे, एग्रीगेट जो है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, एड मिक्सर्स जो है वो एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो वाटर है, वाटर साफ़ सुथरा वाटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये है उसके जी क्रैक्स रोकने के तरीके। इसके अलावा हमने पढ़ा था जी श्रिंकेज क्रैक। श्रिंकेज क्रैक किस वजह से आते हैं, श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं जी जब श्रिंक कर जाती है कंक्रीट, और कब करती है, जब अर्ली स्टेज पे क्यूरिंग ठीक नहीं होती। क्यूरिंग ठीक नहीं होती तो श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं, और जब हम क्यूरिंग को इंश्योर कर लेते हैं कि मतलब वो जितनी क्यूरिंग चाहिए उतनी हुई है, ठीक है, तो हम इस क्रैक से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रीजन फॉर प्लास्टर डैमेज। अब क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर कहता है कि अगर आपने मुझे बता दिया कि क्रैक्स को कैसे रोका जा सकता है, आप मुझे बताएं। अब ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि ये जो प्लस्तर उखड़ जाता है, तो इसके उखड़ने की क्या वजह है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि प्लस्तर क्यों उखड़ता है। अब
क्यों उखड़ता है, ये भी इसका भी आंसर सेम है जो हमने कंक्रीट के क्रैक्स की बात की है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो प्लास्टर क्यों उखड़ेगा, डेफिनेटली अगर हमारी फॉल्टी कंस्ट्रक्शन होगी। फॉल्टी कंस्ट्रक्शन से मुराद पुअर वर्कमैनशिप, ठीक है। अब पुअर वर्कमैनशिप से क्या मुराद है कि अगर जब हमने उस सरफेस की प्रिपरेशन की जहाँ पे हमने प्लास्टर करना है, वो हमने अगर उसकी सरफेस ठीक नहीं बनाई, या फिर हमने जो मटेरियल है उसको अच्छे से मिक्स नहीं किया, या फिर हमने जब उसके ऊपर प्लास्टर किया तो वो प्लास्टर की थिकनेस सेम नहीं है, किसी जगह पे थिकनेस कम है, किसी जगह पे ज़्यादा है, तो वो भी प्लास्टर के उखड़ने का एक सबब बनती है। इसके अलावा क्या है जी, लो क्वालिटी मटेरियल, मतलब मैंने आपको बताया जो वजह कंक्रीट के क्रैक्स की हैं, और इसी तरह सीमेंट के उखड़ने की भी, प्लास्टर के उखड़ने की वजह भी वही होंगी। लो क्वालिटी मटेरियल मतलब आपका सैंड, सीमेंट, रेत जो है वो लो क्वालिटी होगी, तो डेफिनेटली जो है अपना सबब बनेगा प्लास्टर के उखड़ने का। नेक्स्ट है जी मॉइस्चर पेनिट्रेशन। देखें, अगर जिस जगह पे आपने ये प्लास्टर किया, ये हमारे पास अगर छत थी या ये वॉल है, वॉल के ऊपर ऐसे आपने प्लास्टर किया है, तो प्लास्टर उखड़ने की एक वजह है डैम्पनेस, मॉइस्चर, ठीक है। और मॉइस्चर ये हम नेक्स्ट इसको भी डिस्कस करते हैं। डीपीसी एक जो है ना अलग टॉपिक है पूरा। अब डीपीसी अगर किसी वजह से भी डैम्पनेस इस जो है वो प्लास्टर वाले एरिया में आ गई है, तो डैम्पनेस वाली जगह से प्लास्टर उखड़ जाएगा, ठीक है। हम डीपीसी को नेक्स्ट आगे डिटेल में जो है ना इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी थर्मल एंड श्रिंकेज मूवमेंट, ठीक है। अब मूवमेंट क्या होता है, मतलब जब टेम्परेचर की वजह से थर्मल और श्रिंकेज मूवमेंट आती है, ठीक है, तो वो मतलब उसमें मतलब बाज़ दफ़ा हम कंक्रीट अगर रोड है उसमें भी हम जॉइंट्स वगैरह रखते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एक नेचर है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से श्रिंकेज और थाइंग इफेक्ट होता है, थर्मल इफेक्ट होता है। तो अब इस इफेक्ट की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से भी क्रैक्स आ सकते हैं या वो सीमेंट उखड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चरल इश्यूज। अब स्ट्रक्चरल इश्यूज वही हैं कि अगर आपका जो है वो नीचे सेटलमेंट की ज़मीन सेटल कर जाती है, फाउंडेशन है, तो प्लास्टर सबसे पहले उखड़ते हैं। फिर फिर जी जो है इम्प्रॉपर क्यूरिंग अगर करेंगे, जब हमने प्लास्टर किया बाद में उसकी क्यूरिंग अच्छी नहीं की, तो डेफिनेटली फिर भी वो उखड़ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर क्यूरिंग चाहिए होती है, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कंक्रीट का कोई भी काम हो, अगर आपसे पूछा जाए ये क्रैक्स, ये प्लास्टर या कोई ये जो है ना, या आप फील्ड में जाके क्या चीज़ चेक करेंगे, या कंक्रीट के काम में कौन सी दो चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दो हैं जी, नंबर 1 क्यूरिंग, नंबर 2 कंपैक्शन, ठीक है। सी से क्यूरिंग है और सी से ही कंपैक्शन है, ये 2 सीज आपने याद रखना है। अगर ये दो चीज़ें हम इन दोनों चीज़ों को इंश्योर नहीं करेंगे, तो वो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, फॉल्टी डिज़ाइन सब कुछ जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे, तो आप 40-50% जो है वो आप क्वालिटी को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी डैम्प प्रूफ कोर्स। ये डीपीसी क्या चीज़ है, डीपीसी को जानने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो डैम्पनेस को देखना पड़ेगा, ठीक है। डीपीसी जो है वो एक कोर्स है, इसको हम मतलब एक लेयर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। वो ऐसी लेयर है जो डैम्पनेस को रोकती है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये डैम्पनेस क्या है। डैम्पनेस एक्चुअली एक नमी है, एक मॉइस्चर है, वाटर है, जो स्ट्रक्चर के अंदर इंटर हो जाता है, ठीक है, सिंपल। Dampness mean moisture or water entering the walls or floor, ठीक है, सिंपल। दीवारों के जरिए से या फ्लोर के जरिए से या किसी भी जरिए से जो मॉइस्चर स्ट्रक्चर में दाखिल हो जाता है, इसको हम डैम्पनेस बोलते हैं। अब ये डैम्पनेस जो है, ये किस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो दाखिल होती है, मतलब वाई डैम्पनेस हैपन्स, कॉज ऑफ द डैम्पनेस, इस डैम्पनेस की वजह क्या हो सकती है, इस नमी की वजह क्या होती है। वजह मैंने आपको बताया कि डंपनेस किसको बोलते हैं, पानी का स्ट्रक्चर के अंदर दाखिल हो जाना ही डंपनेस है। और इसकी वजह क्या है, नंबर एक और मेन रीजन ये है कि जब फाउंडेशन होती है, ये अगर हमारा ज़मीन का लेवल है, तो नीचे जो है वो नमी होती है, ज़मीन के नीचे ये नमी है, ये अगर हमने फाउंडेशन बनाई हुई है, तो इसके ऊपर प्लंथ लेवल के ऊपर हमने एक लेयर प्रोवाइड कर देना होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स। ये एक ऐसी लेयर होती है जो नमी को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाने देती, ठीक है। ये लेयर को तो हम बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स, ठीक है। लेकिन ये अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होता, अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो
जो हमारा मॉइस्चर है नीचे, वो मॉइस्चर ऐसे ऊपर चला जाता। ऊपर क्यों जाता जी? मॉइस्चर के ऊपर जाने के अमल को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन जो है, थ्रू कैपिलरी एक्शन जो है मॉइस्चर जमीन फाउंडेशन से स्ट्रक्चर में चला जाता। तो इसके लिए हमने प्लंथ लेवल के ऊपर क्या किया? प्लंथ लेवल के ऊपर हमने एक कोर्स या एक इनपरवियस जो लेयर जो है वो प्रोवाइड कर दी। इस लेयर को हम बोलते हैं डंप प्रूफ कोर्स। ठीक है, तो हम जी बात कर रहे थे कि काजेज कौन कौन सी हैं जी। एक तो काज ये है कैपिलरी एक्शन। थ्रू कैपिलरी एक्शन जो है ना वो नमी स्ट्रक्चर में आ जाती है। दूसरे नंबर पे ये हमारी एक्सटर्नल वाल है। ठीक है, कोई हमारा मकान है, तो इस पूरे मकान का, ये अगर हमारे पास मकान है तो जो एक्सटर्नल वाल है, इस एक्सटर्नल वाल पे ऐसे बारिश का पानी लगेगा। जब बारिश का पानी एक्सटर्नल वाल पे लगेगा तो मॉइस्चर स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसे पूरे फिर स्ट्रक्चर में चला जाएगा। फिर इसकी वजह से फिर क्रैक्स भी आएंगे, उस प्लस्तर उखड़ेंगे भी, पेंट उखड़ेगा भी। ठीक है, डंपनेस जो है फिर वो स्मेल भी आएगी। ठीक है, और लकड़ी का जितना काम होगा उसमें भी जो है वो दिमक वगैरह लगेगी। इंसानी सेहत के लिए भी वो अच्छी नहीं होती डंपनेस। अच्छा जी, तो दूसरी वजह क्या हुई जी? बारिश। बारिश की वजह से क्या होगा? वो एक्सटर्नल वॉल पे लगेगा और फिर क्या होगा? हमारी स्ट्रक्चर में नमी चली जाएगी। अच्छा, ये दो काज होगी। नंबर वन क्या थी? कैपिलरी एक्शन। नंबर टू क्या था जी? नंबर वन क्या था जी? कैपिलरी एक्शन। नंबर टू था रेन वाटर। ठीक है, अब रेन वाटर लीकेज मतलब रेन वाटर कैसे इंटर हो जाना। ठीक है, अच्छा, थर्ड है जी पुअर ड्रेनेज। पुअर ड्रेनेज से मुराद इधर ये है कि अगर आपने जो ये हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो ऊपर छत डाला है, ठीक है, छत में फिर हमने कोई स्लोप रखना होती है ताकि वाटर का पानी, जो बारिश का पानी जो है वो वाटर वो ड्रेन आउट हो जाए, उसमें कोई स्लोप रखी जाती है। तो अगर हमारी ये स्लोप ही जो है वो डिज़ाइन के मुताबिक या मतलब कम होगी तो डेफिनेटली फिर वो नमी जो है वो पानी ऊपर खड़ा हो जाएगा और फिर जो है वो पानी जो है स्ट्रक्चर में जाना शुरू हो जाएगा। तो आपकी स्लोप जो है वो इतनी होनी चाहिए कि पानी ऊपर खड़ा ना हो। ठीक है, तो तीन वजह ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी? डिफेक्टिव प्लम्बिंग। ये मेन आप वो तीन याद रखें। ये है जी, अगर आपके प्लम्बिंग में आपने कोई पाइप वगैरह यूज़ किए हुए हैं तो वो अगर कहीं से लीकेज हो जाते हैं, उस वजह से कंडेंसेशन की वजह से भी हो सकती है, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, कंडेंसेशन होती है मतलब घर के अंदर आपने कोई ऐसा इन्वायरमेंट है कि नमी जो है ना वो छोड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आपने ये एयर कूलर यूज़ कर रहे हैं, मुसलसल यूज़ करते जा रहे हैं, तो वो नमी पूरे रूम में जा रही है। तो वो नमी जाती जा रही है, वो वॉल्स पे लगती जा रही है, तो उस वजह से भी जो है ना वो डेम्पनेस आ जाती है। ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट वाले तीन पॉइंट आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, ये तो हम पढ़ रहे थे डेम्पनेस क्या है। अब जी व्हाट इज डीपीसी? ये डेम्प प्रूफ कोर्स है क्या? ये मैं आपको बता चुका हूँ जी। नीचे कैपिलरी एक्शन की वजह से फाउंडेशन क्रॉस करके पानी ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, तो ऊपर जाने को रोकने के लिए हम एक बैरियर लगा देते हैं। ठीक है, तो डीपीसी किसे कहते हैं? डीपीसी कहते हैं दी बैरियर लेयर, जो कि हम मॉइस्चर को स्टॉप करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी? डीपीसी। अब डीपीसी जो है ये कौन कौन सी इसकी टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होता है? तो डीपीसी में मटेरियल कौन सा यूज़ होगा? सीमेंट यूज़ होता है। सीमेंट के अलावा मतलब अच्छा रिच किस्म का सीमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा बिचुमिनियस फेल्ट, बिचुमन की लेयर लगा दें तो वो भी इम्परवियस लेयर होती है, वो ट्रांसफ़र नहीं होने देती। इसके अलावा प्लास्टर मेम्ब्रेन, इसके अलावा मेटल शीट, किसी किस्म की भी मेटल, लेड की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, कोई भी आप एक मेटल शीट लगा दें तो डैम्पनेस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। एंड पे है जी ब्रिक विद वाटरप्रूफ कोटिंग। आपने ब्रिक्स के ऊपर ही वाटरप्रूफ कोटिंग लगा दी। ठीक है, ताकि वो वाटर आगे कैपिलरी थ्रू कैपिलरी रिएक्शन जो है वो ट्रांसफ़र ना करे। तो ये थे जी मटेरियल। अब है टेक्निक्स। अब इस मतलब टेक्निक्स टू स्टॉप द डैम्पनेस। ठीक है, अब टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर एक है जी हॉरिजॉन्टल डीपीसी। हॉरिजॉन्टल डीपीसी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ज़मीन यानी कि कैपिलरी एक्शन को रोकने के लिए हॉरिजॉन्टली तौर पे जो हमने इम्परवियस लेयर डाली उसको हॉरिजॉन्टल डीपीसी बोलेंगे। वर्टिकल कौन सी होगी जी? वर्टिकल होगी कि अगर मैंने आपको बताया कि ये हमारा अगर कोई हाउस है या कोई भी है, तो घर का जो एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, एक्सटर्नल वॉल्स पे बारिश के पानी लगने की वजह से भी जो है ये अंदर फिर पूरे स्ट्रक्चर में चली जाती है डैम्पनेस। तो ये वर्टिकली डीपीसी होती है। इस जगह फिर हम वर्टिकली जो है कोटिंग कर देंगे, बिटुमन की कोटिंग कर देंगे, कोई
इम्परवियस मटेरियल लाइक पेंट वगैरह लगा देंगे, ठीक है, ताकि जो है वो ट्रांसफ़र ना हो, पानी मॉइस्चर ट्रांसफ़र ना हो। इसीलिए हम जो है वो बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, ये अगर हमारा जो है वो कोई हमारा ये एक्सटर्नल वॉल्स हैं, तो एक्सटर्नल वॉल पे हम जो प्लस्तर करते हैं बाहर वाली तरफ, वो 1-4 का करते हैं, जबकि अंदर वाली तरफ हम 1-5 और 1-6 का जो है कर लेते हैं। बाहर वाली तरफ हम ज़्यादा इसलिए मज़बूत रखते हैं क्योंकि वो डंपनेस का डर होता है, ठीक है? क्योंकि मॉइस्चर जो है वो बिल्डिंग के अंदर ना आए, इसलिए एक्सटर्नल साइड पे हम जो प्लस्तर के लिए हम मोटर यूज करते हैं उसको रिच रखा जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम क्या है जी, हम वाटरप्रूफ पेंट यूज़ कर सकते हैं और इसको रोकने के लिए प्रॉपर स्लोप या ड्रेनेज वगैरह मैंने आपको बताया, छत के ऊपर की स्लोप जो है वो इस तरह की रखें, ठीक है, कि पानी इधर निकल जाए, ठीक है। सीलेंट हम यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं हमने जॉइंट्स वगैरह रखे हुए हैं, या आपको लगता है अगर फॉर एग्जांपल हमने कहीं विंडो वगैरह है या कोई हमने वेंटिलेटर कहीं लगाया, मतलब ऐसी कोई चीज़ यूज़ की है, सीलेंट वगैरह जो है ना, उसको गैप वगैरह को हमने सील के ज़रिए या पॉक्सी के ज़रिए फिल कर देना होता है। और एक मॉडर्न टेक्निक है कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसकी वजह से हम डैम्पनेस को रोक सकते हैं। अब कैविटी वॉल क्या होती है? कैविटी वॉल होती है कि जो हमारी ये हमारा घर था, हम हमारे घर की जो एक्सटर्नल वॉल थी ना, अब एक्सटर्नल वॉल हमने 2 बना दी, एक ये वॉल है और एक ये वॉल है। अब 2 वॉल के दरमियान थोड़ी सी जगह यानी कि 3-4 इंच जो है खाली छोड़ दी जाती है। खाली छोड़ने का ये पर्पस होता है, खाली छोड़ने को हम बोलते हैं कैविटी वॉल। जब बारिश का पानी बाहर से लगता है ऐसे, तो वो जस्ट जो है वो बाहर वाली तरफ होगा, जबकि इधर से पेनिट्रेट करके अंदर वाली वॉल की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जी कैविटी वॉल। तो कैविटी वॉल एक मॉडर्न टेक्निक है जिसकी वजह से हम डैम्पनेस को रोक सकते हैं, ठीक है। वाई डीपीसी इज इम्पोर्टेंट? तो देखें, डीपीसी हम डिस्कस कर रहे हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना कि मॉइस्चर अंदर ना आए। मॉइस्चर अंदर आएगा तो स्ट्रक्चर का सत्यानाश करेगा ना। तो यही इसका जो है वो फंक्शन है और पर्पस है कि हम इसलिए हम इसको यूज करते हैं डीपीसी को, ताकि मॉइस्चर बिल्डिंग में ना आ सके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिंटल? ये लिंटल क्या होता है? लिंटल एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है, मतलब जैसे बीम है इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मेंबर जस्ट हम किसी ओपनिंग के ऊपर यूज करते हैं। ओपनिंग से मुराद नीचे हमारा कोई डोर है या विंडो है, इस डोर या विंडो के ऊपर हम ऊपर जो हमारी वॉल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कोई भी वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लोड को बियर करने के लिए होता है। लेकिन ये जो ट्राइंगुलर शेप में जो लोड है ना, ये सारे का सारा लोड ये लिंटल जो है ये बियर करता है। तो जी सिंपल, ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रही है ना, ये 60 डिग्री का इसका एंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है 60-60 डिग्री का ना, ठीक है। तो ये ट्रायंगल शेप के ऊपर जितना ब्रिक वर्क है उसका लोड हम फाइंड कर लेते हैं, मतलब डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसका वॉल्यूम निकालेंगे, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर उसको जो है ना, ये नीचे वाला जो हम लिंटल ये डिजाइन करते हैं, ये उस लोड, जितना लोड उसके ऊपर आना है उसको मद्देनजर रख के ये लिंटल हम डिजाइन करते हैं। अब अब लिंटल जो है इसका क्या पर्पस है? एक तो लिंटल हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये किसी भी ओपनिंग के ऊपर यूज करते हैं। ये क्या करता है जी, इस लिंटल ना होने की वजह से इसमें क्रैक्स आ सकते हैं, इस जगह पे ना क्रैक्स आ सकते हैं, तो क्रैक से रोकने के लिए हम लिंटल यूज करते हैं। इसके ऊपर ये जो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क का लोड बियर करने और इसको साइडों पे ट्रांसफर करने के लिए ये हम लिंटल यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी अब लिंटल की बात हो रही है, तो हम बता सकते हैं कि लिंटल किस किस टाइप का हो सकता है। तो ये लिंटल जी कंक्रीट का हो सकता है, ब्रिक मैसनरी का हो सकता है, उसमें थोड़ा सा स्टील यूज कर सकते हैं, लकड़ी का हो सकता है, और इसके अलावा कोई एंगल आयरन का हो सकता है, ठीक है। तो जी ये है कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे लिंटल में, आरसीसी का, वुड का, स्टील का, ब्रिक लिंटल और स्टोन लिंटल। और इस लिंटल को हम कहाँ पे जो है वो यूज करते हैं, इसकी लोकेशन क्या होगी? अबव द डोर, अबव विंडो या फिर वेंटिलेटर। तो जो भी हमारी ओपनिंग होगी उसके ऊपर यूज करेंगे। अब वाई लिंटल इज इम्पोर्टेंट? तो डेफिनेटली एक तो उसके ऊपर जो हमारी कंस्ट्रक्शन हुई होगी ब्रिक वर्क की, उस ब्रिक वाली कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा, और दूसरा डेफिनेटली जो है इसके ऊपर वाला जो लोड है उसको ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से जो इस जगह पे क्रैक्स आते हैं, उस क्रैक्स को काउंटर करने के लिए या उससे बचने के लिए हम ये लिंटल प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।